हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम सब देखेंगे क्लास 10th के साइंस के बहुविकल्पी जो 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है वह आपके पास यहाँ पर रखेंगे। तो जो 20 आपके पास बहुविकल्पी प्रश्न है, तो सबसे पहले हम सेट को हल करते समय सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे और उसके बाद फिर वर्णनात्मक प्रश्न को देखेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रेणी में पहले फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो। जैसे आपका पेपर आता है उसी के मॉडल के आधार पर मॉडल पेपर 1 है, तो उसी को हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट मॉडल पेपर का जो पहला प्रश्न है क्या है, उसी को देखेंगे। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है कि प्रकाश का वेग निम्न में से किसमें अधिक होता है। पहला प्रश्न है प्रकाश का वेग निम्न में से निम्न में से किसमें अधिक होता है, अधिक होता है। विकल्प दिए गए हैं, वायु है, जल है, कांच, निर्वात। विकल्प नंबर 1 है वायु है, विकल्प नंबर बी आपके पास दिया गया है, बी आपके पास है जल है, और विकल्प नंबर सी आपके पास कांच है, और विकल्प नंबर डी आपके पास निर्वात। तो कौन से या किस माध्यम में जो वेग होता है वह अधिक होता है। देखिए, अगर प्रकाश के वेग की अगर बात करें तो प्रकाश का वेग जो होता है वह वायु में सबसे अधिक होता है। जैसे कि अगर वायु चल रही हो, मतलब जैसे हम सब वायु में ही विराजमान है, तो क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में वायु स्थित है, तो वायु में ही प्रकाश का वेग सबसे तेज होता है। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, तो दूसरा प्रश्न है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। दूसरा प्रश्न है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। देखिए, कोई भी अगर समतल दर्पण है तो फोकस दूरी देखिए पहले कह रहे हैं शून्य, समतल दर्पण की फोकस दूरी शून्य है। फिर बी कह रहे हैं अनंत है, सी कह रहे हैं 25 सेंटीमीटर होती है, और डी कह रहे हैं कि -25 सेंटीमीटर। जैसे कोई भी समतल दर्पण देखा जाए, दर्पण अगर समतल दर्पण है, अगर उसकी फोकस दूरी दिखाई जाए तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह जैसे फोकस का मतलब जैसे समतल दर्पण का फोकस कहाँ पर बनेगा, तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह आपके पास क्या होती है कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वह शून्य या अनंत। देखिए, शून्य है और यह अनंत, तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वह देखिएगा, तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है तो यहाँ पर शून्य दिया गया है, अनंत है 25 सेंटीमीटर -25 सेंटीमीटर, तो इसकी जो फोकस दूरी होती है वह आपके पास होती है अनंत। क्या होती है? अनंत। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह अनंत होती है। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न, विकल्प का तीसरा प्रश्न। आप देखते जाइएगा इसको, और इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख भी सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखिएगा, हम लोग 20 विकल्प देखेंगे। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है। देखिएगा, तीसरा प्रश्न है
अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है। आकाश दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है। ए विकल्प है काला, बी विकल्प है नीला और सी विकल्प है बैगनी और डी वाला विकल्प है हरा। तो आप देखिएगा, इसको करिए। देखिए, अंतरिक्ष यात्रियों को जो आकाश है वह काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। फिर विकल्प नंबर आपके पास 4 आता है, आप लोग देखते जाइएगा। 1 माइक्रो ओम का मान होता है। 1 माइक्रो ओम का मान होता है। 1 माइक्रो ओम का मान होता है। तो 1 माइक्रो ओम का मान क्या होता है? 10 के घाते -9 ओम। बी का मतलब है 10 के घाते -6 ओम और सी का मान है 10 के घाते -3 ओम और डी का मान है 1 ओम। देखिए, कोई भी अगर 1 माइक्रो ओम की बात करे तो 1 माइक्रो ओम का जो मान होता है वह 10 के घाते -6 होता है। 10 के घाते कितना होता है? -6 ओम होता है। 1 माइक्रो ओम का मान 10 के घाते -6 ओम होता है। ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। 4 प्रश्न हुए। देखिए, फिजिक्स के आपके में 7 प्रश्न आते हैं। साथ हम लोग वैकल्पिक प्रश्न या मुख्य जो प्रश्न है उसको देखेंगे। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वह होती है, बनता है, वह होती है। क्या होती है? ए नंबर है कार्निया होती है, बी नंबर है कि परितारिका होती है और सी नंबर है कि पुतली होती है ना, और डी नंबर है कि दृष्टि पटल होता है। तो देखिए, जिस भाग पर मनुष्य के वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहेंगे? दृष्टि पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कहते हैं। क्या कहेंगे? दृष्टि पटल या स्वच्छ मंडल जिसे हम कहते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, कार्निया को स्वच्छ मंडल कहते हैं, दृष्टि पटल पर बनता। फिर आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है, किसी लेंस की क्षमता की इकाई होती है। किसी लेंस की क्षमता की इकाई होती है। लेंस की क्षमता की इकाई होती है। लेंस की क्षमता की जो इकाई है वह क्या होती है? देखिए, पहला दिया गया है मीटर और दूसरा है बी नंबर है प्रति मीटर और सी नंबर होता है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड और डी नंबर है कोई नहीं।
या हम कह सकते हैं नहीं, ना कोई नहीं। देखिए आप जानते हैं कि देखिए यहाँ पर होता क्या है कि आपके पास जो मान होते हैं, जैसे कि अगर हम देखें लेंस की क्षमता की, तो लेंस की क्षमता की जो इकाई होती है, लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/m, और फोकस दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो 1/में है इसलिए क्या हो जाएगा, प्रति मीटर होगा। क्या होगा, प्रति मीटर होगा। क्या होगा, प्रति मीटर। यहाँ पर भी इसको देखिए प्रति, ये दृष्टि बटा। ठीक, अब आगे आता है देखो 6 नंबर प्रश्न है। अच्छा तीसरा चौथा था, ये पांचवा है आपके पास में। चार प्रश्न तो हुए, छठवां प्रश्न है और ये 7वां प्रश्न है, लास्ट। करेक्ट, एक श्वेत प्रकाश किरण, एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी, एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय, कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म, कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है, से गुजरती है, तब उसके रंगों में, रंगों में अलग अलग विक्षेपण, विक्षेपण होता है। अलग अलग क्या होता है, विक्षेपण होता है। सबसे अधिक विचलन, सबसे अधिक विचलन, अधिक विचलन किस रंग के लिए, किस रंग के लिए होगा। सबसे अधिक जो विचलन है वह किस रंग के लिए होगा। पहला है लाल, और बी है पीला, सी है हरा, और फिर है बैगनी। क्या है, बैगनी। देखिए अगर हमें देख रहे हैं, देखिए विचलन किस रंग के लिए अधिक होगा, विचलन की बात कर रहे हैं, तो विचलन किस रंग के लिए हमारे पास अधिक होगा। तो उसके लिए देखिए हमारे पास देखिए क्या होता है, विचलन किसका अधिक होगा। देखो कि जिसकी तरंग, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। अगर लाल की बात करें तो लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य है, देखिए तरंग दैर्घ्य की बात करते हैं, तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य जो होती है वह अधिक होती है, और विचलन जो होता है वह कम होता है। विचलन क्या होता है, कम। अगर आपसे विचलन कम पूछता तो आप लाल बताते, क्या बताते, लाल। लेकिन अगर बैगनी रंग की बात करें तो बैगनी रंग के लिए जो तरंग दैर्घ्य है वह कम होती है। तरंग दैर्घ्य क्या होती है, कम होती है, और विचलन जो होता है वह अधिक होता है। विचलन क्या होता है, अधिक। तो विकल्प आपके पास बैगनी है। क्यों, क्योंकि पूछा क्या है कि विचलन किस रंग का अधिक होता है। तो लाल रंग, बैगनी रंग के लिए जो तरंग दैर्घ्य होगी वह अधिक हो, बैगनी रंग के लिए तरंग दैर्घ्य कम और विचलन अधिक होता है। तो यह था आपके पास फिजिक्स से रिलेटेड 7 प्रश्न। अब हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न। आइए देखते हैं 8वां प्रश्न क्या है आपका। थोड़ा सा देखना पड़ रहा है कि वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं। हम लोग देख रहे हैं बहुविकल्पी प्रश्न जो इस परीक्षा 2024 के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। बहुविकल्पी, पहले बहुविकल्पी की श्रेणी में हम लोग 5 सेट रखेंगे, और उसके बाद फिर उसी से रिलेटेड फिर वर्णनात्मक। पहले बहुविकल्पी 100 प्रश्नों को कराया जाएगा, 100 प्रश्न या 120 प्रश्न,
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर देखेंगे वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, आइए देखते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न। आठवां प्रश्न है, खंड ख से रिलेटेड है कि आठवां प्रश्न कर लीजिएगा, शुद्ध जल का पीएच मान है, शुद्ध जल का पीएच मान है। तो देखिए शुद्ध जल का पीएच मान 0 हो सकता है कि 1 हो सकता है कि 7 होगा कि 14 होगा। देखिए शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वह एग्जैक्ट 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान। फिर 9वां प्रश्न आपके पास आता है कि 9वां प्रश्न कि आपके पास है एसिटिक अम्ल का आयुर्वेदी नाम बताइए। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। तो ए नंबर है एसिटिक अम्ल ही दिया है, एसिटिक अम्ल। बी नंबर है, बी नंबर दिया गया एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। और सी नंबर है मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। और डी नंबर है आपके पास प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक। ठीक है, अब हमारे पास देखिए क्या है कि एसिटिक अम्ल का नाम देखना है। देखिए एसिटिक अम्ल क्या होता है, पहले पाठ्यसूत्र देख लीजिए। आइए देखिए इसका जैसे विकल्प देखेंगे एसिटिक अम्ल का आयुर्वेदी नाम, तो क्या होगा इसका आयुर्वेदी नाम, उसको देखते हैं। देखिए कि एसिटिक अम्ल का होता है सूत्र CH3COOH होता है। अगर इसको लिखे तो CH3 हो गया, C डबल बॉन्ड O और OH होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कार्बन 2 है, तो कार्बन 2 होगा तो एथ हो जाएगा, और एथ हो गया। देखिए यहाँ से कुछ नहीं मिला, एथ और सिंगल बॉन्ड होता है तो एन हो जाएगा, और फिर एथेनोइक हो जाएगा। तो क्या हो गया? एथेनोइक अम्ल हो गया। फिर 10वां प्रश्न आपके पास आता है। देखिए 10वां प्रश्न है कि एंटीमनी है, एंटीमनी को देख रहे हैं कि एंटीमनी क्या है। देखिए एंटीमनी क्या है, एंटीमनी है। तो एंटीमनी देख रहे हैं, विकल्प है धातु है, फिर बी है अधातु है, फिर सी है उपधातु है, और डी है कि आपके पास यह मिश्र धातु है। क्या देख रहे हैं? मिश्र धातु कि धातु है, उपधातु है कि अधातु है कि मिश्र धातु है। तो ये देखिए जो एंटीमनी होता है, एंटीमनी इस्मत इत्यादि जो होते हैं वह उपधातु होते हैं। क्या होते हैं? उपधातु होते हैं। ये क्या होते हैं? उपधातु होते हैं। ठीक फिर आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 10 के बाद 11।
देखेंगे। देखिए 11 नंबर प्रश्न है, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। 1 बिलियन, 11 नंबर प्रश्न देखेंगे, 1 बिलियन लाल लिटमस को, लाल लिटमस को क्या कर देता, लाल लिटमस को नीला कर देता है, नीला कर देता है। इसका पीएच मान होगा, पीएच मान होगा, इसका पीएच मान क्या होगा? तो देखिए 1 होगा, डी कह रहे हैं 3 होगा, और फिर है 6 होगा, फिर डी कह रहे हैं 8 होगा। देखिए जब कोई भी क्षारकीय विलयन जो होते हैं वह लाल को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। कोई भी क्षारकीय विलयन लाल विलयन को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। तो देखिए जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा वह क्षारकीय होगा, तो यही क्या करेगा, लाल को किसमें बदल देगा, नीले में बदल देता है। फिर हम लोग देखेंगे 12 नंबर प्रश्न, जल को जीवाणु रहित, जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ है, उपयोगी पदार्थ है। जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ है। देखिए क्या क्या पदार्थ है, धावन सोडा, धावन सोडा, बी नंबर है बेकिंग सोडा, बेकिंग बेकिंग सोडा, और सी नंबर है फिटकरी, और डी नंबर है विरंजक चूर्ण। तो देखिए अगर जल, कठोर जल को मृदु बनाने की बात की जाए तो कठोर जल को मृदु बनाने की बात कौन करता है, धावन सोडा। कठोर जल को मृदु बनाने की बात की जाए तो वह धावन सोडा करता है। लेकिन अगर हम कठोर जल को या जल को जीवाणु रहित बनाने की बात करें तो विरंजक चूर्ण ऐसा पदार्थ होता है जो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर आता है 13 नंबर प्रश्न, फिर अगला प्रश्न है, देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, जिंक चूर्ण पर, जिंक चूर्ण पर, जिंक जो चूर्ण है, जिंक चूर्ण पर क्या करते हैं कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्ल की अभिक्रिया से, अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है? तो विकल्प देखिए ए है कि H2 गैस निकलती है, बी है O2 गैस निकलती है, और सी है Cl2 गैस निकलती है, और डी आपके पास CO2 गैस। ठीक है, तो देखिए कि अगर अभिक्रिया होगी तो आपके पास कौन सी गैस निकलती है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस,
हाइड्रोजन गैस निकलती है। आइए देखते हैं 5 प्रश्न और है, इन्हीं 5 प्रश्नों को देख के फिर इसको बंद करते हैं। आइए देखते हैं 5 प्रश्न क्या है। चल चल 14 नंबर प्रश्न देखेंगे कि पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में होते हैं। तो देखिए पराग कोश में होते हैं, क्या होते हैं कि बाह्य दल, बाह्य दल होते हैं। बी नंबर कह रहे हैं कि फिर बाह्य दल, फिर अंडाशय होते हैं। और सी नंबर कह रहे हैं कि पराग कण होते हैं। और डी नंबर है कि बीजांड होते हैं ना। तो पराग कोश में क्या होते हैं उसके बारे में देखें, पराग कोश में क्या उपस्थित होते हैं। तो पराग कोश में हमारे पास देखिए पराग कण उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? पराग कण उपस्थित होते हैं। देखिए अंडाशय और जो बीजांड होते हैं वह कहाँ उपस्थित होते हैं? स्त्री केशर में उपस्थित होते हैं। बाह्य दल पुष्प का, पुष्प में उपस्थित या पुष्प के ही सब अंग है। पादप में जाइलम का मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न देखेंगे कि पादप में जाइलम का मुख्य कार्य है। पादप में जाइलम का मुख्य कार्य है। अगर जाइलम का मुख्य कार्य देखा जाए तो क्या है? पहला कार्य है जल का संवहन, जल का संवहन। और बी नंबर है भोजन का संवहन, भोजन का संवहन। और सी नंबर है उत्सर्जित पदार्थ का संवहन, उत्सर्जित पदार्थ का संवहन। और डी नंबर है उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त, उपर्युक्त सभी। तो देखिए जाइलम का मतलब होता है कि जल का संवहन। जाइलम का मतलब क्या होता है? कि जल का संवहन। जाइलम जो होता है वह जल का संवहन करता है। जाइलम की अगर बात करें तो यह जल का संवहन करता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न 15-16 देखेंगे। यह आप लोग पढ़ रहे हैं बहुविकल्पी प्रश्न क्लास 10। चलो 16 नंबर देखिएगा प्रश्न। 16 नंबर, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क कह रहे उत्तरदायी होता है। 16 नंबर है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क कह रहे उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है? पहला मस्तिष्क कह रहे सोचने के लिए, पहला कहा जा रहा है कि सोचने के लिए। ए नंबर विकल्प है सोचने के लिए। बी नंबर कह रहे हैं कि शरीर संतुलन के लिए, शरीर संतुलन।
और सी नंबर है कि हृदय स्पंदन, हृदय स्पंदन, और डी नंबर है सभी के, सभी के। तो ये जो मस्तिष्क होता है वह देखिए सोचने का भी कार्य करता है, शरीर संतुलन का भी कार्य करता है, हृदय स्पंदन का भी कार्य करता है, तो सभी के लिए सत्य, ठीक है। तो ये आपके पास सभी के लिए सत्य है। 17 नंबर प्रश्न क्या है, मनुष्य में हृदय के कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। मनुष्य में, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या है, कोष्ठों की संख्या होती, तो मनुष्य के हृदय में जो कोष्ठों की संख्या है वह क्या होती है। विकल्प एक है 1, 2 है 2, और सी है 3, और डी है 4। ठीक है, तो मनुष्य के हृदय में जो कोष्ठकों की संख्या होती है वह 4 होती है, जिसमें 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। ये देखिए 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं, एक बाया अलिंद बाया निलय और बाया अलिंद और दाया अलिंद और बाया निलय और दाया निलय होते हैं। फिर आपके पास आता है 18, वृक्क का कार्य क्या होता है। वृक्क का कार्य क्या होता है। देखिए वृक्क का कार्य होता है, वृक्क का कार्य अगर देखा जाए तो देखिए पहला है कि श्वसन होता है, दूसरा बी नंबर का रहे हैं कि प्रजनन होता है, प्रजनन होता है, सी नंबर विकल्प कहता है उत्सर्जन होता है, और डी नंबर का कहा जा रहा है कि पाचन होता है। तो वृक्क जो होता है, वृक्क वृक्क जो होता है, वृक्क से अगर देखा जाए तो वृक्क का जो कार्य होता है वह उत्सर्जन होता है। वृक्क का कार्य जो होता है वह क्या होता है, वृक्क के अगर कार्य के बारे में देखें तो वृक्क का कार्य जो होता है वह उत्सर्जन होता है। क्या होता है, उत्सर्जन। ठीक, तो यह तो था आपके पास विकल्प 18। ठीक, अब हम लोग देखेंगे 19 नंबर विकल्प, देखते हैं 19। आप सभी क्वेश्चनों को एक बार बस ध्यान से देख लेंगे, आपको याद हो जाएगा। 19 नंबर देखिएगा, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, पत्तियों पर कलियां कलियां विकसित होती हैं, विकसित होती हैं। तो पत्तियों पर देखिए कलियां विकसित होती हैं, पुदीना में ए नंबर है पुदीना, तो पुदीना दिया है, पुदीना लिख लीजिए। बी नंबर है आलू में, और सी नंबर है ब्रायोफिलम में, ब्रायोफिलम, और डी नंबर है, डी नंबर दिया गया है कि सभी में। तो देखिए जो सभी आपके पास दिया गया, जो पत्तियों पर कलियां जो विकसित होती है वह कहाँ विकसित होती है, ब्रायोफिलम। कहाँ विकसित होती है, ब्रायोफिलम में। फिर है आपके पास आनुवंशिकी के जनक है, आनुवंशिकी के जनक है, आनुवंशिकी के जनक। अगर आनुवंशिकी के जनक देखा जाए तो देखिए है कि एच जे मूलक, और बी नंबर है
चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन है। बी नंबर क्या कह रहा है, चार्ल्स डार्विन है। सी नंबर देखिए है ग्रेगर जॉन मेंडल है, ग्रेगर जॉन मेंडल है। और डी नंबर कह रहे हैं कि डी नंबर है वाटसन है, वाटसन। तो यह वाटसन ना, तो यह क्या हो गया आपके पास कि जो अगर इसका देखा जाए तो आनुवंशिकी के जनक चार्ल्स ग्रेगर जॉन मेंडल है। कौन है जी, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। ठीक, तो यह था आपके पास क्या बहुविकल्पी प्रश्न मॉडल पेपर 1 था। इसी प्रकार से हम लोग सभी मॉडल पेपर को देखेंगे जिसमें बहुविकल्पी